थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे चुके हैं, मस्तूरी हाँ है बाकी। बस ये देखो, जेई मेंस का एक सवाल है जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आएगा। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी की। परमिटिविटी का मतलब है विद्युतशीलता और रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो क्या है विद्युतशीलता का मतलब, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं और साथ में एक बढ़िया सा लास्ट में मस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स, हैंडराइटिंग नोट्स है दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा सलाह यही है कि आप वीडियो के लेक्चर को देखकर ही खुद से नोट बनाएं, ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप नहीं चाहते तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन का दरवाजा खुला है, वहां पर जाकर नोट्स को डाउनलोड करिएगा और मस्त से अपना नोट्स तैयार करें। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी की। अब ये क्या होता है परमिटिविटी? सबसे पहले आप ये समझो कि जब हम देखे थे कि दो चार्ज होते हैं, दो चार्ज हैं Q1, ये Q2। अब इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है, मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर ये दोनों ही चार्ज वैक्यूम में रखे हुए हों, क्या है वैक्यूम में, मतलब निर्वात या एयर में रखे हों, अगर ऐसे रखे हुए हैं तो इनके बीच जो फोर्स लगता है F0 बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन क्या होता है R स्क्वायर, यही होता है। या K की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जीरो नहीं करना है, Q1 Q2 और अपॉन क्या करना है R स्क्वायर। अभी आप एप्सिलॉन को जीरो नहीं करिएगा, हालांकि एयर के लिए जीरो आप कर सकते हैं, पर अलग अलग मीडियम के लिए आप एप्सिलॉन जीरो नहीं लिखेंगे, मीडियम अलग अलग होगा। यहां जो K की वैल्यू है हम यहां पर लिखेंगे K डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यानी जो K की वैल्यू होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। जैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G था, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, तो वो तो आप जानते हैं। यहाँ K की वैल्यू निर्वात के लिए अलग होगी और अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होगी। अभी हमने एयर के लिए किया तो आप ये लिखेंगे, ये एप्सिलॉन है, अभी ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। जैसे हम ये कह दें कि Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, अब अगर इनके बीच में कोई मीडियम हम ला देते हैं, यहाँ पर कोई मीडियम हो सकता है, ये एयर भी, एयर तो यहाँ पर ही है, यहाँ वाटर लिख सकते हैं, ग्लास लिख सकते हैं, मतलब कोई भी अगर मीडियम बीच में आ गया तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा ना दोस्तों, उनको क्या करेगा, ये मीडियम अपोज करेगा, बल को क्या करेगा, अपोज करेगा, रोकेगा। यानी इन दो लवर्स के बीच में ये क्या करेगा, मीडिएटर का काम करेगा, जो हमेशा विरोध करेगा। ठीक है, अब मिलने नहीं देगा। कितना अपोज करेगा ये उस मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। हर मीडियम की विद्युतशीलता अलग अलग होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। जिसकी विद्युतशीलता जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब विरोध करेगा। अब जब ये विरोध करता है तो करता कैसे है, देखिए हम इस बात को ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युतशीलता, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा सहनशीलता। तो जो व्यक्ति कष्ट को ज्यादा सहता है तो कहते हैं कि व्यक्ति बहुत सहनशील है। अब विद्युतशीलता का अर्थ ये नहीं है कि वह विद्युत को बहुत ज्यादा सहता है, यानी विद्युत को आगे बढ़ाता है, नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ होता है, ये देखिए विद्युतशील पदार्थ है, इसके बीच में हम थोड़ा सा इसको ऐसे बना दें,
ये जैसे हमारे पास एक चार्ज है Q2 और इधर क्या है Q1 चार्ज है, और इसके बीच में जब कोई मीडियम आ जाता है, ठीक है, अच्छा इसको हम क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। जितना वो अपोज करेगा उसको विद्युतशीलता बोलेंगे। अब इसको हम एक नाम से और जानते हैं, परावैद्युत पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। अब ये परावैद्युत पदार्थ करता क्या है, इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर भी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होते हैं। यहां पर देखो एक प्लस है, अगर एक माइनस है, ये प्लस माइनस भी हो सकता, प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिए। तो इन दोनों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है ना, यानी इससे बल उस पर लगेगा, वो बल इस पर लगाएगा, एक जनरेट होगा। लेकिन इस परावैद्युत पदार्थ का भी एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, इसके अंदर भी प्लस माइनस है, परंतु वो प्लस माइनस यानी इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए हमारा परावैद्युत पदार्थ जो होता है वो विद्युत का कुचालक कहलाता है। इसीलिए क्या करता है, इसको रोकता है, पूरी तरह से नहीं रोक पाता है। अब जैसे इस पदार्थ के अंदर माइनस प्लस तो बराबर मात्रा में होंगे, तो ये माइनस क्या करेगा, इस साइड में, इस पदार्थ में उपस्थित इस साइड के माइनस मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा, यानी इधर की तरफ माइनस आ जाएंगे और ये प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। वैसे आप जानते हैं प्लस कहीं जाते नहीं, तो इधर से जब माइनस इधर आ गए तो इस जगह पर क्या दिखेगा आपको, प्लस प्लस दिखेगा, यानी इनके बीच में भी एक फील्ड जनरेट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है इन दोनों के बीच में भी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां से निकल के बाहर नहीं जाएंगे, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को अपोज करेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये माइनस प्लस अलग अलग हो गए तो हम इसको कहते हैं ध्रुवित होना। क्या कहते हैं, ध्रुवित। ये ध्रुवित हो गया, यानी हम कह सकते हैं इंग्लिश में इसे पोलराइज्ड हो गया है। क्या हो गया है, पोलराइज्ड हो गया है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है, अपोज करता है। अब विद्युतशीलता आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर ये मीडियम जो है, ध्यान दीजिएगा, अगर एयर है, वैक्यूम है, तब आप यहां पर लिखोगे F0 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 और अपान क्या हो जाएगा, R²। लेकिन अगर कोई मीडियम और आ जाता है, अगर कोई मीडियम और आ जाता है तो हम यहां पर लिखेंगे F मीडियम इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम लिखेंगे, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान क्या होगा, R²। अब आप समझिएगा कि एयर के लिए एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है और अलग अलग मीडियम के लिए कितनी कितनी होती है। तो आइए यहां पर बात कर लेते हैं एप्सिलॉन 0। अच्छा, इसको पढ़ते क्या है, लिखा हुआ होगा, सॉरी इस तरह से एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होगा, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ये कैसे आ गया, अभी हम इस बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। अब देखो, अगर ये एप्सिलॉन एयर के लिए, ये किसके लिए है दोस्त, एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस का मतलब मुक्त स्थान के लिए, है ना, या फिर हम इसे कह सकते हैं वैक्यूम के लिए। ये वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस या एयर के लिए है। अगर कोई मीडियम और आ जाता है, जैसे मीडियम आ गया हमारा वाटर, अगर वाटर आ गया तब क्या करोगे, अगर ये एप्सिलॉन ग्लास आ गया तो ग्लास के लिए क्या होगा, अलग अलग मीडियम के लिए
जो विद्युतशीलता होती है वो अलग अलग होती है। तो वाटर के लिए दोस्तों होता है 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसी तरह से ग्लास के लिए जो होता है वो 3.01 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब सोचो दोस्तों कि इतने सारे पदार्थ होते हैं, बहुत सारे मीडियम होंगे, तो ये सारी चीजें हम कैसे याद करेंगे? याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, याद ना करना पड़े इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया और हमें एक नई चीज याद करवाई गई जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब हम समझेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, लेकिन उससे पहले परमिटिविटी से रिलेटेड एक और टॉपिक हम समझ लेते हैं जो बोर्ड्स में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? परमिटिविटी यानी विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है और उसकी बीमा क्या होती है यानी डायमेंशन क्या होती है। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हो, अदरवाइज आपको नोट्स तो प्रोवाइड हो ही जाएगा। तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम समझेंगे विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होती है। देखो, आप जानते हो क्योंकि F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन और यहां हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन क्या होता है R स्क्वायर। यहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का जो मतलब होगा वो केवल वैक्यूम हो जाता है और एप्सिलॉन केवल लिखा है तो कोई भी मीडियम हो सकता है। तो एप्सिलॉन का मात्रक यहां पर कह सकते हैं एप्सिलॉन का मात्रक। तो मात्रक कैसे निकालोगे? इसको आप यहां कर दीजिए। देखिए, दैट इंप्लाइज हम कर सकते हैं एप्सिलॉन यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा फोर्स यहां आ जाएगा तो 1 हो जाएगा 4 पाई और यहाँ F आ जाएगा और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान क्या होगा R स्क्वायर। दोस्तों ये 1 है, ठीक। अब एप्सिलॉन का मात्रक क्या हो जाएगा? ऊपर देखिए अंश में क्या है Q1 और Q2 है, यानी हम कह सकते हैं कि कूलाम स्क्वायर क्या है, कूलाम का स्क्वायर और बटे ये तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो केवल क्या है F मतलब न्यूटन है ना, बल है तो न्यूटन हो जाएगा और ये R दूरी है तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं या यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन और मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम इसका मात्रक जान सकते हैं। अब हम कह दें कि एप्सिलॉन की विमा, एप्सिलॉन की विमा क्या होती है? एप्सिलॉन की विमा कैसे निकालेंगे? ये हमारा कूलाम है ना, यहाँ पर समझिएगा कूलाम का तो कोई मूल राशि है नहीं। देखिए, विमाएं किसकी बनाई जाती हैं? मूल राशियों की, और मूल राशियां केवल 7 हैं जिसमें हम जानते हैं कि ना तो कूलाम आएगा ना न्यूटन आएगा, मीटर तो आता है। तो आपको याद हो कि कूलाम का मतलब ये हम कह सकते हैं कि Q बराबर होता है I इंटू टी, जहां I क्या है विद्युत धारा जिसको हम मूल मात्रक में रखते हैं एम्पियर, और ये समय है तो समय भी मूल राशि है यानी मूल मात्रक इसका रख सकते हैं। तो इसकी जगह पे IT यानी धारा और समय है तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एम्पियर और टाइम। ये हो जाएगा, स्क्वायर लगा देंगे, नीचे ये हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन का मतलब क्या होता है? इसकी बीमा सबको रटी हुई होगी तो इसका बीमा होता है MLT-2 होता है। ये है मीटर स्क्वायर है ना, यानी ये लंबाई है तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। इस तरह से कर लेंगे। अब देखो इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे करना है देखिए। अभी एक बार इसको स्क्वायर यहां कर देते हैं, A स्क्वायर A2 यानी T के पावर 2 हो जाएगा और अगेन नीचे क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहां पर कर सकते हैं। M तो M ही रहेगा क्योंकि अकेले है, तन्हाई में जी रहा है बेचारा, तो ये T के पावर माइनस यहां पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से लिख लेंगे।
एक लाइन और इसे बढ़ा लें, अब इन चीजों को ऊपर ले जाएं तो m के पावर क्या हो जाएगा -1, l ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, और t के पावर -2 है, ऊपर जाएगा +2 होगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी सॉरी ये l लिखना है, l के पावर -3 और t के पावर ऊपर जाएगा ये +4 हो जाएगा, और a के पावर क्या है 2 है। इस तरीके से हम एप्सिलॉन की बीमा भी निकाल सकते हैं। इतना कर लो दोस्तों। अब हम इसके बाद समझेंगे परमिटिविटी यानी रिलेटिव परमिटिविटी को। क्यों नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपने रिलेटिव परमिटिविटी समझ ली। अब ये कैसे कॉन्सेप्ट जनरेट किया गया इस बात को समझते हैं। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कर लिया? चलो कर लिया होगा। अब हम समझेंगे रिलेटिव परमिटिविटी को। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? अब इसको कहते हैं एप्सिलॉन और से डिनोट करते हैं, और यहां पर एप्सिलॉन मीडियम और अपॉन हो जाएगा एप्सिलॉन 0। यानी इसकी जो परिभाषा होगी, आप चाहे देखिए डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। परिभाषा ऐसे बना सकते हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि हम कहते हैं कि जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है उसका मतलब है कि हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे? निर्वात की विद्युतशीलता से। कंपेयर कर दोगे, जितने गुना वो बड़ा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यम की विद्युतशीलता। आप चाहें तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एप्सिलॉन m इज इक्वल एप्सिलॉन r इंटू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता की कितनी गुनी है, यही बताता है हमारा आपेक्षिक विद्युतशीलता। अगर आपेक्षिक विद्युतशीलता हमें पता है तो निर्वात की विद्युतशीलता में गुणा कर देंगे तो हमें माध्यम की विद्युतशीलता पता चल जाएगी, चाहे वो ग्लास का होगा या वाटर का होगा, ऑयल का होगा, चाहे जिसका होगा, सबका पता चल जाएगा। इसीलिए रिलेटिव परमिटिविटी का आविष्कार किया गया। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना, हमेशा हमेशा आपको क्या करना है, कोई भी मीडियम हो उसमें आपको भाग किसका देना है? निर्वात की विद्युतशीलता का। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर एक बात और समझ लेनी है, जैसे कि अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये होता है Q1 Q2 अपान क्या होता है? R²। ये बात आप समझे? यानी जो विद्युतशीलता है वो फोर्स का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी फोर्स का व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारा एप्सिलॉन, यानी विद्युतशीलता। यानी हम कह सकते हैं कि अगर विद्युतशीलता बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू घटेगी, है ना? अगर विद्युतशीलता घटेगी तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है कि सबसे कम विद्युतशीलता किसकी होती है? निर्वात की। निर्वात की विद्युतशीलता सबसे अदर किसी भी मीडियम से क्या होती है? कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि निर्वात में फोर्स सबसे ज्यादा होगा अदर मीडियम की अपेक्षा। तो यहां पर कह लेना कि एप्सिलॉन मीडियम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, ठीक? यानी किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता से क्या होती है? अधिक होती है। सबसे कम किसका होता है? निर्वात का। वो भी कितना होता है? एक बार फिर से मैं लिख दूं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीज आप जानते हैं, बाकी इससे क्या होगा? ज्यादा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बाकी किसी मीडियम का फोर्स जो होगा वो हमारे निर्वात के फोर्स से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को।
नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा बढ़िया से मस्त से, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, छोटे छोटे चूहे जैसे क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद एक बढ़िया सा जबरदस्त क्वेश्चन लेंगे जो आपको हिला के रख देगा। चलो शुरू करें। देखो इसको हम इरेज कर दे, फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा सभी लोग, क्या क्या हमने बताया। अब देखो सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन है हमारा, यदि ER यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, अगर 81 है। वैसे वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो 80 दशमलव समथिंग 5 तक होती है, तो वो वैल्यू हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमने यही चीज लिया है। ध्यान रखना, हम ये वाटर की आपेक्षिक विद्युतशीलता लिख रहे हैं, ना कि वाटर का EW लिख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये चीज ज्ञात करना है, वाटर की विद्युतशीलता क्या होगी ये फाइंड करना है। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया कि दोस्तों कि EM इज इक्वल ER इंटू क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही तो हमने बताया, या इससे पहले आप ये फॉर्मूला ऐसे ही बताए होंगे। जनरल फॉर्मूला है EM अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट करके इस तरह से रख लिया। समझ गए। तो अगर वाटर का करना है तो हम कह सकते हैं E वाटर इज इक्वल, यहां पर आपेक्षिक विद्युतशीलता इसकी वैल्यू कितनी है, बोलो 81 है, और यहां पर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का गुणा कर दोगे, उत्तर हमारा आ जाएगा। अच्छा, अगर हम जानते हैं कि विद्युतशीलता जितनी बढ़ेगी फोर्स उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर हम कह दें कि वाटर के अंदर जो फोर्स होगा वो निर्वात के फोर्स का कितना गुना होगा, ये बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, इसलिए हम 81 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी एप्सिलॉन वाटर का एप्सिलॉन 0 में गुणा हो रहा है, तो फोर्स में क्या होगा, उतने का भाग देंगे। ये हमारे कहने का मतलब है कि रिलेटिव परमिटिविटी जितना गुना बढ़ जाएगी, फोर्स उतना गुना घट जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब इसी तरीके से ये हमारा पहला सवाल था। एक और सवाल इसी तरह से कर लो कि अगर ER ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास का जो रिलेटिव परमिटिविटी है सपोज 7 है, कितना हो जाएगा, इज लिख लेंगे, इज 7। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्लास का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहां पर आ जाएगा ER इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर लिख सकते हैं E ग्लास इज इक्वल इसका 7 इंटू, अब देखो आप चाहो तो इसकी पूरी वैल्यू, पहले तो आप चाहो तो इतने ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, और अगर इसको बढ़िया से आप हल ही करना चाहते हैं तो कर लेते हैं, इसकी पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। E ग्लास इज इक्वल 7 इंटू, ये हमारा हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कर सकते हैं आप, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56 हो जाएगा, 56 3 हो जाएगा 58, और 7 × 8 = 56 हो जाएगा, और उसके बाद 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61, ये आ जाएगा इतना। दो अंकों पर दशमलव लगा दीजिए, 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना आपका आ जाएगा ग्लास का क्या चीज, विद्युतशीलता। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी तो आपने ग्लास का 3.01 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा था, फिर ये वैल्यू कैसे चेंज हो गई। दोस्तों आप जानते हैं कि ग्लास कई टाइप के होते हैं, ठीक है, ग्लास कई टाइप के होते हैं, तो अलग अलग ग्लास के जो फोर्स को अपोज करने का जो क्वालिटी होगा वो अलग अलग होगा। सिंपल, मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि अगर 7 होगा तो इतना आ जाएगा, बाकी आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात।
तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लास के बीच में जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो निर्वात के फोर्स का यानी वैक्यूम के फोर्स का क्या हो जाएगा, 7 टाइम कम हो जाएगा। इतना आप निकाल सकते हो। समझ गए ना। अब चलिए, ये तो एकदम लल्लू टाइप के सवाल थे जिसको आप जनरली आप फॉर्मूले पे रख के कर सकते हैं। आइए हम कुछ इससे थोड़ा बेटर क्वेश्चन लेते हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो सबसे 2 सवाल हो गए, ये दूसरा सवाल था। वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अगला सवाल ट्राई करूं, ठीक है, कर ले। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, बस। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कैसा सवाल होगा, बहुत ही आसान सा सवाल। पहले 2 टाइप के सवाल एक ही से रिलेट करेंगे। सपोज मान लीजिए कि Q1, ये यहाँ पे ऐसे कर लूं, ये इस तरीके से, ये Q1 ये Q2 चार्ज जो हैं वो एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अगर ये वैक्यूम में है अभी, ठीक, अगर ये वैक्यूम में है तो d दूरी पर रखे हुए हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, किसी मीडियम में डुबा देते हैं। अगर ये फोर्स जो है हमारी F0 वो डिक्रीज हो जाती है। कितनी हो जाती है, डिक्रीज होकर F/4 हो जाती है। अगर हम इसको किसी और मीडियम में रखते हैं, डिस्टेंस अभी वही रखते हैं हम थोड़ी देर के लिए। किसी को इस सवाल को समझने में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करेगा। अब अगर ये हमारा क्या है, किसी लिक्विड में कर सकते हैं, लिक्विड में कर लो या वाटर में कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए लिक्विड है, कोई लिक्विड है, इसको किसी लिक्विड में अगर हमने डुबा दिया तो फोर्स जो होते हैं वो F कितनी हो जा रही है, 4 हो जा रही है। पहले से घट के F/4 यानी 4 गुना घट जाती है। तो हमें क्या करना है, ER ऑफ लिक्विड, यही चीज क्या करना है, हमें फाइंड करना है। बोलो कैसे आएगा, कर लोगे? चाहो तो खुद से सॉल्व करो। वैसे आप चाहें तो वैल्यू डायरेक्टली भी बता सकते हैं, लेकिन हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखो, आप जानते हो कि निर्वात के लिए जो होगा वो F0 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे, और ये Q1 ये Q2 और अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों, d²। यहाँ पर d हमने लिया है, r² की जगह पे कितना ले लोगे, d²। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया फर्स्ट। इसी तरीके से अगर इसमें चले जाएंगे मीडियम में, जब मीडियम में आ जाएंगे, अभी के लिए मैं मीडियम ही लिख रहा हूं, ठीक। मीडियम क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप ये लिक्विड वाटर कुछ भी आता रहेगा, ये जो वैल्यू है वो कितनी है, मीडियम की है। और इसी का फोर्स 4 गुना हुआ है, मतलब 4 गुना घटा है, तो इतना चीज लिख लेंगे। Fm बराबर कितना होगा, F0/4 कर लेंगे। मीडियम ये हो जाएगा हमारा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन m, ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे d², इतना इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें क्या करना है, एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां भाग दे दीजिए सबसे पहले। ये हो जाएगा F0/Fm इज इक्वल, जब आप इससे भाग देंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, ये इससे भी कट जाएगा, तो 1 बटे यहां आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये सारी वैल्यू कट चुकी है, ये भी कट चुका है, तो यहां भी 1 बटे आ जाएगा एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m ऊपर चला जाएगा तो F0/Fm इज इक्वल, ये ऊपर जाएगा एप्सिलॉन m अपॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और इतने की वैल्यू आप जानते हैं कि होता है एप्सिलॉन r। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर F0/Fm की वैल्यू कितनी है, Fm की वैल्यू है, यहाँ पर देखो F0 अपॉन क्या हो जाएगा 4, और इज इक्वल, ये हमारा इसकी जगह पे यही चीज लिख लेंगे
है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, ये इससे कट जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा मित्रों एप्सिलॉन आर इज इक्वल 4। यानी इस लिक्विड का जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो कितना हो जाएगा 4। हम चाहते तो इसका आंसर डायरेक्टली भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, पूरे कंसेप्ट को अगर आप समझ लेंगे तो कोई भी सवाल आएगा तो आप इसे अच्छे से डील जरूर कर पाओगे। समझ में आ गया ना? इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर 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 इसी सवाल को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। सपोज हम ये करते हैं Q1 Q2 चार्ज को पहले वैक्यूम में इतना रखते हैं तो फोर्स हमारी यही हो जाएगी। अगर हम इसको किसी ऑयल में डुबा देते हैं, क्या करते हैं, ऑयल में डुबा देते हैं दोस्तों, ऑयल में डुबा देते हैं, तब फोर्स आधी हो जाती है। लेकिन इसको भी ध्यान रखिए, थोड़ा सा सवाल चेंज कर रहे हैं। अगर ये डिस्टेंस भी यहां पर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, डिस्टेंस आधी हो जाए d/2, तो फोर्स भी क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है। तब हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल कैसे निकालेंगे, बोलो? तो क्या आंसर 2 ही आ जाएगा? नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे पहली बार जब हमने किया तो डिस्टेंस को हमने चेंज नहीं किया, तब रिलेटिव परमिटिविटी जितना गुना फोर्स घटा उतना बढ़ गया, यही चीज निकाला। लेकिन अब यहां पर डिस्टेंस भी चेंज हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे इसे, आइए देखते हैं। ये वाला इक्वेशन तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पर dy क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। बोलो आया समझ? किसी को कोई प्रॉब्लम है ना? अब देखो, जब यहां पर वैल्यू निकालेंगे तो F0 अपॉन Fm इज इक्वल, जब इसमें डिवाइड आप करोगे तो ये इससे कट जाएगा, देखो यहां से कट जाएगा ना, तो यहां पर बचेगा दोस्तों, ये देखिए पूरा कट जाएगा ये भी, तो हम कह सकते हैं 1/d² आएगा। और यहां पर देखो ये कट जाएगा तो 1/, ये भी कट जाएगा, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं एप्सिलॉन m, ये हो जाएगा हमारा d, यहां पर गुणे, थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं पूरी बात, d² अपॉन ये हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब देखो ये कर लेते हैं, अब ये इसका हर है, ये 4 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यही हो जाएगा, ठीक है, ये इससे कट जाएगा और ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं F0 अपॉन Fm बराबर, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी है, ध्यान दीजिएगा, तो एप्सिलॉन m अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू ये ऊपर, ये जो है एकदम ऊपर नहीं जाएगा दोस्त, ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये इसका भी हर है, तो यहां पर जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है बात? अब यहां पर देखो F0 अपॉन Fm की वैल्यू कितनी है, F0/2 बराबर, इसकी वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, एप्सिलॉन r, और ये हो जाएगा 1/4 इंटू करके, अब ये इससे कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 2 बराबर एप्सिलॉन r इंटू 1/4, 4 का गुणा हो जाएगा तो एप्सिलॉन r की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8। यानी अगर डिस्टेंस भी चेंज हो गई, यानी आधी हो गई, फोर्स भी आधा हो गया, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ आयल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एक रेशियो है, इसलिए इसकी कोई बीमा नहीं होगी। बात आ रही है समझ में ना? चलिए, ये तो थे हमारे नॉर्मल से छोटे छोटे मोटू पतलू जैसे सवाल। अब हम क्या करेंगे, एक जबरदस्त सा जो जेईई मेंस का सवाल है, शायद आप इसे समझ ना पाए, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इससे आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएं। लेकिन जो बोर्ड्स के लेवल के बच्चे हैं वो चाहें तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर बहुत बेहतर सीखना चाहते हैं तो आगे जरूर इस सवाल को भी देख कर जाएं। चलिए, कर लिया, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
ये देखो जेई मेंस का एक सवाल है जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो जरूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा जरूर करके दिखाइएगा। जैसे यहां पर अब हम यहां पर कर रहे हैं कि थोड़ा सा सवाल एकदम बिल्कुल अलग सा लेंगे। यहां पर अगर दो डोरियों से दो चार्ज 60 डिग्री के एंगल पर लटके हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 60। ये दोनों क्या है डोरियां हैं। अभी ये क्या है वैक्यूम में है। कितने में है वैक्यूम के लिए ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है। अगर इसको हम क्या करें यानी फोर्स कितना गुना कम हो जाएगा जब हम इसको किसी ऑयल में या किसी वाटर में डुबा देंगे। तो हम यहां पर कर लेते हैं। अभी इनके बीच का एंगल जो होगा वो 60 डिग्री ही रखना है। हमें क्या रखना है 60 डिग्री। ये हमारा चार्ज है, ये मान लीजिए Q1 चार्ज है, ये हमारा Q2 चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। यहां पर नहीं लिखता मैं थोड़ा सा, ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा। फर्क इतना है कि ये वैक्यूम में है। अब देखो जब वैक्यूम में रहेगा तो इसका भी कुछ मास होगा। क्या होगा मास होगा। इन सब के भी क्या होते हैं मास रहेंगे। बोलो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, यानी चार्ज के पास जो होता है वो मास रहता है, पर मास के पास चार्ज रहे जरूरी नहीं है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब ये देखो ये दोनों चार्ज कर क्या रहे हैं, अगर प्लस प्लस हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे अपोज करेंगे। इस तरीके से ऐसे चार्ज ऐसे लटके हुए हैं तो ये दोनों को क्या करेंगे अपोज करेंगे, इधर बाहर की तरफ क्या करेंगे फोर्स लगाएंगे। तो जब फोर्स लगाएंगे तो ये डोरी भी तनी हुई होगी, तो एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा इस डोरी के द्वारा इस चार्ज पर, ठीक है। इस चार्ज पर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा। देखो यहां से हम क्या करते हैं एंगल को आधा कर लेते हैं, 30 होगा, पर अभी हम थीटा मान के चल रहे हैं। तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, ये भी इधर एक फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ F0 फोर्स लगाएगा क्योंकि ये अभी वैक्यूम है दोस्तों। और एक फोर्स इस पर नीचे की ओर भी लगेगा जो क्या होगा भार बल mg के बराबर होगा। अब ये फोर्स जब ऊपर लग रहा है तो इसके हम क्या करते हैं दो कंपोनेंट बनाते हैं। क्या करते हैं दो कंपोनेंट बनाते हैं। इसके एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस साइड में हो जाएगा। अगर ये डिग्री थीटा एंगल है, देखिए ये भी लंबवत बना रहा है थीटा, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा ये t ये कॉस हो जाएगा। आप जानते हैं जहां पर एंगल बनाता है वो क्या होता है कॉस थीटा से। इधर क्या हो जाएगा t साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब देखो जब ये संतुलन की अवस्था में होगा, देखो एक ऐसी जब ये इसको रिपेल कर रहा होगा तो एक ऐसी स्थिति तो आएगी ना कि जब फोर्स दोनों की क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, तब ये यहाँ रुक जाएगा यहाँ भी रुक जाएगा, यानी ये बैलेंस कंडीशन में है इस समय। जब बैलेंस कंडीशन में होगा तो ये फोर्स इसके इक्वल और ये फोर्स इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम करते हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये फोर्स हम कह सकते हैं यहाँ पर t साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा F0 के, और इसी तरीके से t कॉस थीटा बराबर हो जाएगा mg के। बोलो समझ में आ रहा है? अब ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे क्या हो जाएगा कॉस, ये tan थीटा बराबर हो जाएगा F0 अपॉन यहाँ हो जाएगा mg के। अब इस सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए v यानी द्रव्यमान बराबर हम जानते हैं tan थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा F0 और अपॉन द्रव्यमान हम जानते हैं, यहाँ पर समझ लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि हमें पता है कि द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणे होता है आयतन, इतनी बात जानते हैं। और अगर वैक्यूम का जो डेंसिटी है यहाँ पर दे दिया गया है छोटा सिग्मा और इसकी वैल्यू है 1.5, कितनी है 1.5।
तो यहाँ पर अभी ये चीजें हम ऐड करेंगे। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं छोटा सिग्मा आयतन v और ये हो जाएगा g। यहाँ पर लिख लेना, चूंकि हमें पता है कि मास इज इक्वल होता है डेंसिटी इनटू, ये हम थोड़ा बड़ा करें, डेंसिटी इनटू वैल्यू। ठीक है, इस तरह से इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब हम इसको क्या करते हैं, किसी वाटर में डुबाते हैं या ऑयल में, किसी भी मीडियम में डुबाते हैं, तो क्या होगा इसके बीच, जब आप इसको डुबाओगे तो फिर से वही कंडीशन आएगी। यहां पर देख लीजिए अभी भी एंगल चेंज नहीं हुआ, तो इसको मैं थीटा मान लूं। यहां से भी क्या करेगा, ये ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। ये टेंशन फोर्स जो है इस बार हम टी डैश मान के चल रहे हैं, तो ऊपर जो होगा वो टी डैश कॉस थीटा हो जाएगा जैसे हमने पहले बनाया, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, टी डैश साइन थीटा हो जाएगा। और इधर का जो फोर्स होगा दोस्तों वो मीडियम का फोर्स होगा, क्योंकि अब मीडियम आ गया है, इससे पहले वैक्यूम था तो F0 हमने लिया था। और नीचे का जो भार बल है वो mg तो लगेगा ही। तो आप सोच रहे होंगे सर वैसा ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना लेते हैं। लेकिन एक बात और समझना है कि जब आप देखो इसको ऑयल या वाटर में डुबा रहे होंगे तो उस समय जो हमारा वाटर होगा वो भी एक उत्प्लावक बल लगाएगा ऊपर की ओर। आपने देखा होगा जब गिलास को पानी में डुबाते हैं तो पानी भी गिलास के ऊपर की ओर एक फोर्स लगाती है, तो इस फोर्स को भी हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, यानी उत्प्लावक बल हम मान सकते हैं सपोज u। तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। ठीक है, तो यही एक बात आपको एक्स्ट्रा समझना है। ठीक है दोस्त, और ये अपथ्रस्ट जो फोर्स होगा वो इसकी डेंसिटी अगर हम क्या मान ले रहे हैं रो, तो इसकी डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर कर लेते हैं, इस फोर्स को लिख लेते हैं। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, रो v और g के बराबर होगा। ठीक है, अब ये चीज लिख लेते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, टी डैश साइन थीटा बराबर कितने के हो जाएगा, fm के। इसको थोड़ा अलग कर दूं। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, टी डैश कॉस थीटा प्लस u बराबर क्या हो जाएगा, इधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर है तो mg के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम इधर टी डैश कॉस थीटा ही रखना चाह रहे हैं, तो टी डैश कॉस थीटा बराबर हो जाएगा mg माइनस u हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का भाग दे देते हैं, तो टी डैश से टी डैश कट जाएगा, यहां आ जाएगा साइन थीटा का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर fm अपॉन mg माइनस u हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखो अब क्या करना है, यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पर आ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर ये हो जाएगा मीडियम का फोर्स और अपॉन mg की जो वैल्यू थी वो छोटा सिग्मा vg था, तो यहां पर हम फिर से ये वैल्यू रख दें, छोटा सिग्मा vg माइनस, और देखिए ये अपथ्रस्ट जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, रो vg के बराबर है। इतनी बात कर सकते हैं। अब देखो ये इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं कि 2, यहां पर 1 माना है, ये 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को देखिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से, तो इधर का जो टेन थीटा है इधर के बराबर है, तो ये हम कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर लिख सकते हैं f0 अपॉन छोटा सिग्मा vg बराबर, यहां पर कर सकते हैं fm बटे, यहां से क्या कर सकते हैं, छोटा सिग्मा v को कॉमन कर लें, नहीं vg को कॉमन कर लेते हैं, vg कॉमन हो जाएगा, vg कॉमन हो जाएगा तो छोटा सिग्मा माइनस रो के यहां हो जाएगा, vg से vg कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या बच रहा है, इस चीज को हम थोड़ा यहां लिख लेते हैं, ये f0 और अपॉन ये रो छोटा सिग्मा, और ये हो जाएगा
एफ एम अपॉन सिग्मा माइनस रो हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू 1.5 है और इसकी वैल्यू सवाल में दी गई थी 0.5। ठीक, तो ये चीज हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ नॉट अपॉन इसकी वैल्यू 1.5 और इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर एफ एम अपॉन यहाँ हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5, इसको यहां से घटा दीजिए तो एफ नॉट अपॉन 1.5 इज इक्वल यहाँ पर एफ एम अपॉन इसको घटा देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो 1 तो नीचे लिखते ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि मीडियम का जो फोर्स हो जाएगा वो वैक्यूम के फोर्स का 1.5 गुना कम हो जाएगा अगर ऐसा करते हैं तो। दोस्तों काफी जबरदस्त सवाल था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, ये सवाल पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।